देखिए, आपका सीआरपीसी का जो अध्याय आज का शुरू हो रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और तमाम क्वेश्चन आपका टेक्निकल बनते भी हैं। एक तो एफआईआर से भाई एक क्वेश्चन आपका लगभग निश्चित ही रहता है। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है एफआईआर से भी। आइए पहले कंसेप्ट बनाया जाए और कंसेप्ट बनाते हुए बात न करिए भाई। हम कंसेप्ट बनाते हुए आगे बढ़ना है आपको। जब भी एफआईआर पढ़िए, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या रपट इब्तदाई या प्राथमिकी पढ़िए, तो आपका कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है। कुछ केस भी आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ आपका सेक्शन भी पहले कोरिलेट कर लिया जाए। यानी कि जब भी आप प्रथम सूचना प्रतिवेदन बताएंगे, हम प्रथम क्यों कहा जाता है आपका, बिहार इंटरव्यू में भी कई लोगों से पूछा गया। यानी कि एफआईआर जब भी पढ़िए तो ऐसी दशा में आपका पहले तो ये जानना है कि कहाँ कहाँ से इसे कोरिलेट करना है और कैसे इसको पढ़ना है। तो जहाँ देखिए आपका एकदम शुरुआती दौर से मैं बता रहा हूँ, तब आपका कोरिलेशन चलेगा। पहला ये देखना है कि जब कोई ऑफेंस होता है, यानी कि जब कोई अपराध होता है, तो जो न्याय प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उसको दो तरीके से या दो मूड से या दो मेथड से गतिशील किया जा सकता है। यानी कि किसी अपराध के बारे में जो आप कार्यवाही कर सकते हैं, जो हमारी सीआरपीसी में कार्यवाही का प्रारूप दिया गया है, वह दो दिया गया है। तो आपका यानी कि पहले तो ये जानना है कि हमने शब्दों को पकड़ना है कि यदि कोई ऑफेंस होता है या अपराध होता है, तो अपराध की पहले परिभाषा कवर कर लेनी है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है। जहाँ तक अपराध की परिभाषा की बात है, अपराध सीआरपीसी की धारा 2N में परिभाषित किया गया है, जबकि आईपीसी की धारा 40 में यानी कि 40 में इसे क्लियर या अस्पष्ट किया गया है। फिर एक बार याद रखिए, जो नया मॉडल क्वेश्चन बन रहा है कि अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो उसमें दे देगा सीआरपीसी की धारा 2N, फिर आईपीसी की धारा 40, आईपीसी की धारा 41, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे, आईपीसी का भी सेक्शन रहे, सीआरपीसी का भी, तो यहाँ लीगल भाषा काम करेगी। चूंकि आईपीसी में धारा 6 से लेकर 52A तक आपका परिभाषा हेडिंग नहीं है, साधारण स्पष्टीकरण है, जनरल एक्सप्लेशन है। और सीआरपीसी की धारा 2 में परिभाषा हेडिंग है। तो आपका जवाब रहेगा इस उदाहरण में कि अपराध कहाँ परिभाषित है, तो सीआरपीसी की धारा में 2N। जब दोनों दे और दोनों में से क्या चुनना हो, एक। अब अगर कोई ऑफेंस होता है, यानी कि अगर कोई 2N वाला अपराध होता है, तो सीआरपीसी में ऐसे दो तरीके बताए गए हैं जिसके तहत आप उस आपराधिक कार्य के लिए दंडविधि को, सीआरपीसी को, न्याय प्रशासन को गति दे सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप उस अपराध की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं अपराध घटित होने की, और वह जो सूचना दी जाती है एसएचओ को दे सकते हैं, यानी कि थाने के भार साधक अधिकारी, यानी कि थानेदार साहब को, दरोगा जी को या थाना प्रभारी को, यानी कि लीगल भाषा में थाने का भार साधक अधिकारी। तो अगर आप सूचना देते हैं उस अपराध की, और किसको देते हैं, थानेदार को, सामान्य भाषा में चलते रहिए,
तो ऐसी दशा में जो सीआरपीसी का चैप्टर अप्लाई होगा, जो सीआरपीसी का अध्याय पढ़ना पड़ेगा, अध्याय 12 पढ़ना पड़ेगा, अध्याय 12 पढ़ना पड़ेगा, और जो सेक्शन होंगे 154 से लेकर 176। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। अगर कोई अपराध होता है और उसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को आप देते हैं, तो सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर अप्लाई होगा? चैप्टर 12 अप्लाई होगा। और कहां से कहां तक प्रावधान है? तो 154 से लेकर 176 तक। अब अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, और अपराधों का जो वर्गीकरण गंभीरता या सीरियसली के आधार पर किया गया है। एक जो गंभीर अपराध है जिससे पूरी सोसाइटी या समाज प्रभावित होता है, उसे गंभीर अपराध को सीआरपीसी संज्ञेय अपराध बताती हैं, और जो साधारण अपराध हैं उन्हें सीआरपीसी में असंज्ञेय अपराध कहा गया है। यानी कि जो सीरियस ऑफेंस हैं उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो सीरियस ऑफेंस नहीं है उसे नॉन कॉग्निजेबल। तो दोनों में अंतर है। यानी कि जो सीरियस ऑफेंस हैं, गंभीर अपराध हैं, अर्थात संज्ञेय अपराध है, उसकी जो सूचना दी जाएगी थानेदार या थाने के भार साधक अधिकारी को, तो वह सूचना सेक्शन 154 में दी जाएगी। और अगर नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं, यानी कि लीगल भाषा में असंज्ञेय अपराध अर्थात साधारण अपराध हैं, तो इसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को ही देंगे, लेकिन सेक्शन चेंज होगा। कौन सा सेक्शन? 155। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है आपका कि एफआईआर किस अपराध में दर्ज की जाती हैं? संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस या गंभीर अपराध या संज्ञेय अपराध में दर्ज होती है, असंज्ञेय में नहीं। और किस सेक्शन के तहत आपका दर्ज होती है? 154 के तहत दर्ज होती है। आगे डिटेल में बताया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर मामला साधारण है तब भी आप सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को ही देते हैं, और ऐसी दशा में जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वह एनसीआर कहलाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। यानी कि असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन या असंज्ञेय मामलों में रिपोर्ट। तो अगर साधारण मामला है, सूचना देते हैं, तो एक सेक्शन आगे बढ़ेगा। कौन सा? आपका 155। तो ये पहले याद रखना है कि अगर आप सामान्य भाषा में पुलिस के पास गए तो कौन सा सीआरपीसी का अध्याय अप्लाई होगा? वेल, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन काम करेंगे? आपका माने 154 से लेकर 176। दूसरा तरीका भी मौजूद है, और जो आपका दूसरा तरीका है कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर कंप्लेंट दर्ज कराइए, यानी कि परिवाद करिए या इस्तिगासा करिए। यानी कि दूसरा तरीका यह है कि आप कह सकते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर कंप्लेंट या परिवाद कर सकते हैं। तो अब अगर परिवाद किए हैं तो उसके लिए आपका कौन अध्याय काम करेगा, कौन धारा काम करेगी, अब ये देखना है। देखिए, परिवाद की परिभाषा या इस्तिगासा या कंप्लेंट की परिभाषा 2D में दी गई है। पहला नियम, परिवाद किस पिछली बार जो क्वेश्चन जे में आया कि परिवाद किस अपराध में किया जाता है, संज्ञेय कि असंज्ञेय कि दोनों,
तो परिवाद दोनों अपराध में किया जा सकता है, चाहे वह कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल। ये क्वेश्चन पिछली बार आया है कि परिवाद किस अपराध में, संज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय अपराध में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा दोनों में। लेकिन एफआईआर किस अपराध में, तो केवल संज्ञेय। एनसीआर किस अपराध में, असंज्ञेय। लेकिन कंप्लेंट कहे तो दोनों में। तो चाहे मामला गंभीर हो, चाहे मामला साधारण हो, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि कार्यवाही मजिस्ट्रेट करें। तो कंप्लेंट की परिभाषा की धारा में 2D, अगर आप परिवाद करते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष कि मजिस्ट्रेट इस बारे में कार्यवाही करें, तो सीआरपीसी का जो चैप्टर अप्लाई करेगा, अध्याय 15 करेगा, और सेक्शन जो आपका है सेक्शन 200 से लेकर 203। तो पहला कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि अगर थाने से कार्यवाही प्रारंभ होती है तो आपका 154 से 176 लागू होगी, और डायरेक्ट अगर आप कह सकते हैं कि न्यायालय से ही कार्यवाही शुरू कराते हैं तो सेक्शन कौन अप्लाई करेगा, सेक्शन 200 से लेकर 203 तक, और चैप्टर कौन सा वह होगा 15। तो आपका दोनों उपाय हैं, लेकिन दोनों उपाय एक साथ भाई चलाना मुश्किल है। तो एक उपाय देखा जाए, और वह जो उपाय है आपका थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दिलवाई जाए। अब देखिए आपका कह सकते हैं कि आगे जो आपका दिया गया है अध्याय 12 की हेडिंग, अब पहले देखा जाए, पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां। माने कि हेडिंग जो है कि अपराधों की इत्तिला पुलिस को दीजिए और पुलिस तफ्तीश करेगी, विवेचना करेगी, खोज करेगी, अनुसंधान करेगी, अर्थात इन्वेस्टिगेशन करेगी, अर्थात अन्वेषण करेगी। तो इसके बारे में विस्तृत प्रावधान 154 से लेकर आपका 176 तक है। अब आइए पहले अपराधों का बंटवारा हम करते हैं, तब सूचना दिलवाते हैं, तब अन्य धाराओं को देखते हैं। भाई आपका पहला आपका बंटवारा कर लीजिए। देखिए सीआरपीसी के तहत गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। पहले इसको समझिए तब आपका सेक्शन शुरू होगा। एक संज्ञेय अपराध और दूसरा कौन सा अपराध, असंज्ञेय। संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब गंभीर अपराध, इसकी परिभाषा दी गई है 2C में, और असंज्ञेय का मतलब साधारण अपराध, इसकी परिभाषा दी गई है 2L में। तो दोनों की पहले परिभाषा देखिए। 2C ये बताती है कि संज्ञेय अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट यानी कि वारंट के बिना, अर्थात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। यानी कि संज्ञेय का मतलब पुलिस हस्तक्षेपी हुआ, पुलिस को ये अधिकार है कि वारंट के बिना किसी व्यक्ति को क्या कर ले, अरेस्ट कर ले। जबकि असंज्ञेय अपराध चूंकि साधारण होते हैं, अतः पुलिस को ये शक्ति नहीं है कि वह वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अब क्वेश्चन का मॉडल भी चलते रहना है। संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है और वारंट पर भी गिरफ्तार कर सकती है। क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो, कि किस अपराध में पुलिस
वारंट के बिना भी और वारंट पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है तो वह संज्ञेय मार कर आइएगा और क्वेश्चन ये पूछे कि किस अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार सामान्यतः नहीं कर सकती, तो वह असंज्ञेय या साधारण अपराध में। तो किसमें केवल वारंट पर ही गिरफ्तारी होगी? जब मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया हो गिरफ्तारी का या गिरफ्तारी का आर्डर दिया हो तो नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय मारकर आना है, वारंट के बिना नहीं। जनरली अगर संज्ञेय अपराध है तो फिर एक बार देखिए कौन अपराध संज्ञेय होगा, कौन असंज्ञेय होगा। ये समाज पर इफेक्ट के आधार पर उसको वर्गीकरण किया गया है। अगर किसी अपराध से केवल पीड़ित ही नहीं, पूरा सोसाइटी यानी कि होल आपका सोसाइटी इफेक्टेड होती है तो उन अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। यानी कि संज्ञेय का मतलब कि जिसके प्रति अपराध हुआ वही केवल प्रभावित नहीं हुआ, उस अपराध से और कौन प्रभावित हुआ? पूरा समाज। और असंज्ञेय का मतलब कि जिसके प्रति अपराध हुआ केवल वही प्रभावित हुआ, पूरा समाज नहीं। तो एक उदाहरण जैसे मर्डर हुआ, मर्डर का प्रयास हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, लूट हुआ, ये माना जाता है। अपहरण हुआ, व्यपहरण हुआ, इससे पूरी सोसाइटी इफेक्टेड हुई है। और जैसे कि आपका मानहानि डिफमेशन हुआ यानी कि मानहानि हुई या उपहत या साधारण चोट इत्यादि पहुंची तो ये माना जाता है कि पूरा समाज प्रभावित नहीं हुआ है, जिसके प्रति अपराध किया गया है केवल वही प्रभावित हुआ। अब जब अपराध, कौन सा अपराध संज्ञेय होगा, कौन सा अपराध असंज्ञेय होगा, इसका निर्धारण सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची से किया जाएगा। आईपीसी के सेक्शन लिखे गए हैं और उसके आगे लिखा गया है कि यह संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय। यानी कि दिमाग नहीं लगाना है, बस लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल खोलना है, धारा कौन सी लगी है देखना है और उसके आगे संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय होगा ये जान लेना है। तो ये प्रथम अनुसूची में दिया गया, बताया जाएगा आगे। अब ये आया कि भाई 154 की देखिए आपका, अगर अपराध आपका कॉग्निजेबल है तो ऐसी दशा में उसकी सूचना दी जाएगी और जो सूचना आप देंगे एसएचओ को देंगे, थाना प्रभारी को देंगे, थाने के भार साधक अधिकारी को देंगे। अब आपका यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संज्ञेय अपराध में सूचना किस धारा में दी जाती है? सीआरपीसी के 154 में दिया जाता है। अब सामान्य बातें देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि सूचना किसको दी जा सकती है, यानी कि किस थाने के भार साधक अधिकारी को। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जिस एरिया में घटना हुई है उस थानेदार को या भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को। मैं बता दूं क्योंकि समाज प्रभावित हुआ है तो ऐसी सूचना भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपराध आपका हुआ है प्रयागराज में तो आप उस अपराध की सूचना दिल्ली में भी दे सकते हैं और एफआईआर कहाँ दर्ज करा सकते हैं? दिल्ली में। या भारत के किसी भी राज्य में किसी भी थाने में एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी को आपका एक नियम जाना है कि जो एफआईआर आपका
उस एरिया से बाहर कराई जाए जहां की अपराध हुआ है। उस एफआईआर को एक नाम दिया जाता है, जीरो एफआईआर या नील एफआईआर या शून्य एफआईआर। याद रखिएगा। यानी कि घटना प्रयागराज में हुई, दिल्ली जाकर आप एफआईआर कराए, तो जो आपने दिल्ली में एफआईआर कराया है उसको एक नाम देंगे। क्या नाम होगा? जीरो एफआईआर या नील एफआईआर या शून्य एफआईआर। क्यों उसे शून्य एफआईआर कहा गया? क्योंकि दिल्ली के थानेदार एफआईआर तो लिख लेंगे, लेकिन एक जो अपराध संख्या होती है, क्राइम नंबर होता है, वह दिल्ली में दर्ज नहीं किया जाएगा। एफआईआर दिल्ली में दर्ज करके और प्रयागराज के उस थाने को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां घटना घटित हुई है। और ये या जब यहाँ एफआईआर आ जाए तो ये अपना क्राइम नंबर क्या करेंगे? दर्ज करेंगे। ये जो मामला आपका गंभीर उत्पन्न हुआ, ये सुशांत आपका जो मैंने आत्महत्या के कि क्या कि अभी तो सीबीआई राज ही नहीं खोली, लेकिन ज्यादा चांस है कि आत्महत्या किए जो सुशांत सिंह राजपूत थे। उसी मामले में आपका और विस्तृत उत्पन्न हुआ और आपका महाराष्ट्र और बिहार सरकार में ही विवाद उत्पन्न हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और ये हुआ कि भाई सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि सुशांत की मृत्यु तो बॉम्बे में हुई। तो बॉम्बे पुलिस का ये कहना था कि ये जीरो एफआईआर है, इसे महाराष्ट्र पुलिस को क्या किया जाए? ट्रांसफर। और जबकि सुशांत के पिताजी के वकील कह रहे थे कि चूंकि पीड़ित का घर वाला यहाँ रहता है, अतः ऐसी दशा में ये जीरो एफआईआर नहीं होगी, ये सही एफआईआर होगी, शून्य नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शून्य एफआईआर नहीं माना और ये कहा कि पीड़ित के घर वाले जहां रहते हैं वह वहां भी क्या करा सकते हैं? आपका एफआईआर, और इसे शून्य एफआईआर नहीं माना जाएगा। तो जब नहीं माना जाएगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पटना से आपका मैंने महाराष्ट्र कब ट्रांसफर होता? जब वह एफआईआर क्या मान लिया जाता? जीरो। ट्रांसफर नहीं हुआ। अब वो केस भी थोड़ा देखना है। अब ये है कि आपका एफआईआर की इंग्लिश होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना आपका कह सकते हैं रिपोर्ट, या प्राथमिकी भी कहा जाता है कि प्राथमिकी दर्ज कराई गई, या उर्दू में रपट इफ्ते दाई कहा जाता है। तो ये न कि प्राथमिकी आ जाए तो खोदने लगेगा कि सर तो एफआईआर बताए थे। प्राथमिकी भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका शब्दशः बना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। सूचना रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट शब्द लगा है ये क्यों लगाया गया? ये आपका बिहार इंटरव्यू में पूछा गया था जे में। तो आपका जवाब रहेगा कि चूंकि संज्ञेय अपराध से पूरा समाज प्रभावित होता है और समाज का कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, तो ये संभव है कि अपराध एक हो, सूचनादाता अनेक हो। यानी कि एक ही अपराध में 100 लोग सूचना पुलिस को जाकर दे दिए, तो भाई आपका 100 एफआईआर दर्ज हो जाएगा और अपराध क्या है? एक। तो ऐसी दशा में जो सूचना समय की दृष्टि से क्या होगी? प्रथम, वहीं एफआईआर मानी जाएगी। इसीलिए शब्द क्या लिखा गया है? फर्स्ट। यानी कि मान लीजिए कोई आपका मने डकैती हुई और 10 लोग जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए एक ही अपराध में, तो जो पहला एफआईआर होगा वह कह सकते हैं कि मान्य होगा। यानी कि अब ये देखा जाएगा कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, वहीं एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया गया
और बाकियों का एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर कर भी लिया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि एक अपराध में एक एफआईआर ही क्या है, पर्याप्त। तो प्रथम क्यों लगा है, ये सतर्क होकर बताना है, इसमें भाई आपका जरा भी ये न हो। फिर हम बता दें कि चूंकि संज्ञेय अपराध में सूचना दाता एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है, अतः जो सूचना टाइम या समय की दृष्टि से क्या होगी, प्रथम होगी, उसी को एफआईआर माना जाएगा। इसीलिए यहाँ प्रथम शब्द क्या किया है, लगाया गया है। आप इसको जोड़ सकते हैं फंडामेंटल राइट से भी। वहां से भी इंटरव्यू में पूछता है संविधान में कि अधिकार के आगे मूल अधिकार क्यों लगा दिया गया, मूल क्यों, फंडामेंटल क्यों। तो फंडामेंटल इसलिए लगा है कि ये अधिकार आवश्यक ही नहीं बल्कि क्या है, आपका कंपलसरी है। देखिए आपका जो क्वेश्चन बनता है मूल अधिकार पर कोरिलेट करके पढ़िएगा कि अधिकार के आगे मूल क्यों लगा है, ये इंटरव्यू में बनता है। तो आपका जवाब रहेगा कि अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए आपका आवश्यक ही नहीं, निसेसरी ही नहीं, बल्कि कंपलसरी है, अनिवार्य है। और अनिवार्य होने के नाते ही इसके आगे अधिकार के क्या लिख दिया गया, फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट का ही मतलब होता है सारवान। सारवान माने प्रमुख। अब ये नहीं कि भाई लोग खूब पढ़ते मूल, अमूल का अर्थ ही नहीं जानते। मूल का मतलब कि सारवान, सारवान मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि अति महत्वपूर्ण। तो भाई कुछ काम है